नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर BRA अम्बेडकर गवर्नमेंट PG कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स की स्टडी की है। इसी सिलसिले में हमने पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने चाइना पार्ट 1 का अध्ययन किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज चाइना पार्ट 2 का लेसन कर रहे हैं। चाइना पार्ट 1 में आपने देखा था कि चीन के विभिन्न जो पहलू थे, जिनमें कि उसकी सामान्य जानकारी थी। उसके बाद ये सारी की सारी सामान्य जानकारी चाइना की थी, और आपने चाइना के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को देखा, और उसके बाद चीन के पहाड़, पर्वत और घाटियों को देखा। ये सारे पर्वत थे, मरुस्थल थे, पहाड़ एरिया था, फिजिकल था, ये फिजिकल रीजन्स थे। हमने इसी में नदियों को भी, चीन की नदियों के बारे में भी अध्ययन किया था। ये सब हमने पार्ट 1 में किया था। यदि आप इसको मिस कर गए हैं, अगर आप इसको नहीं देख पाए हैं, तो आप YouTube पे जा कर के मेरे YouTube चैनल पर जा कर के आप चाइना पार्ट 1 आप देख लें, तो आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चाइना पार्ट 2। चाइना पार्ट 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी का पॉइंट है, चाइना पार्ट 2, जिसमें हम चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसकी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखें कि चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके 4 लेवल हैं। 4 स्तरों में चीन का प्रशासन बांटा गया है, जिसमें कि एक है प्रोविंस, दूसरा है ऑटोनॉमस रीजन्स, तीसरा है म्यूनिसिपैलिटीज़ और चौथा है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये 4 जो लेवल हैं चीन के प्रशासन के, वो हम अलग अलग देखते हैं कि प्रोविंस का मतलब क्या है, राज्य, स्टेट। तो चीन में लगभग 23 प्रोविंसेस बांटे गए हैं। इसके अलावा 5 ऑटोनॉमस रीजन भी बांटे गए हैं। ऑटोनॉमस रीजन का मतलब ये है कि उनका स्वयं का प्रशासन है, उनका जो है स्वायत्तता है, उस एरिया में उनके स्वयं के नियम और स्वयं का कानून चलेगा ऑटोनॉमस रीजन्स में। इसी प्रकार से चीन में 4 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, महानगर पालिकाएँ जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बीजिंग है, चोंगिंग है और शिनजुई है और तियानजिन है। ये 4 जो हैं ये इसकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। और म्यूनिसिपैलिटी के साथ 2 स्पेशल रीजन हैं। 2 जो हैं उसके स्पेशल रीजन, विशेष क्षेत्र हैं, जिनमें कि हांगकांग और मकाऊ आते हैं। आप देखें, मैप को अगर देखें तो ये चीन का पूरा हिस्सा है, और यहाँ ताइवान है, यहाँ मकाऊ है और यहाँ हांगकांग है। तो ये जो एरियाज़ हैं हांगकांग, मकाऊ और ताइवान, मकाऊ और हांगकांग जो हैं ये विशेष क्षेत्र हैं चीन के अंतर्गत आने वाले विशेष क्षेत्र हैं। ताइवान से आजकल चीन का विवाद चल ही रहा है, वो हम खबरों में और न्यूज़पेपर्स में देखते ही हैं। इसके अलावा चीन की जो क्षेत्रीय सीमा है उसके चारों ओर लगभग 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। चीन के चारों ओर अगर हम देखें तो चीन बहुत महत्वपूर्ण देश है, और चारों ओर से लगभग 14 देशों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं। अगर हम चीन की कृषि की बात करें, कृषि चीन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। चीन की विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसका पेट भरना, उसको पालना एक बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए चीन ने अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करके, अपनी कृषि को डेवलप करके, अपनी इतनी भारी मात्रा में जो जनसंख्या वहाँ उपलब्ध है उसका भरण पोषण या उसका पालन कर रही है। चीन की जो कृषि है, अगर उसको देखें तो हम 1950-52 में ज़मींदारी प्रथा वहाँ शुरू हुई थी। उसके बाद 1953 से 56 के बीच में सरकारी प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया गया था। 1957 से सामूहिक कृषि का पालना वहाँ पर शुरू हुई थी, और उसके बाद 1958 में चीन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि के खेतों को, कृषि के प्रदेशों को उन्होंने कम्यून्स में बांट दिया, एक ग्रुप्स में बांट दिया, समूहों में बांट दिया, और लगभग 26,500 कम्यूनों में बदल दिया है चीन की कृषि भूमि को, कृषि के इलाके को 2650 कम्यूनों में उसने बदला है
चीन ने, और ये इसमें ग्रुप में खेती होती है, एक साथ कम्युनिटी मिलकर के खेती करती है और चीन के विकास में योगदान देती है। अगर चीन की फसलों की बात करें, प्रमुख फसलों की बात करें, तो उन प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, जौ, चाय, सोयाबीन, कपास इम्पॉर्टेंट फसलें हैं। चीन में भारी मात्रा में जनसंख्या मिलती है, उसको कपड़ा चाहिए जिसकी आपूर्ति कपास से की जाती है। वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चीन की, रेशम उद्योग चीन का बहुत फेमस है, कपड़ा उद्योग चीन का बहुत प्रसिद्ध रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कपास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कॉटन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा गेहूँ और चावल प्रमुख फसलें हैं ही। कहा जाता है कि जिन देशों में भारी जनसंख्या होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी भरण पोषण के लिए चावल एक महत्वपूर्ण फसल है। और चावल के बारे में देखा जाए तो चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, वहाँ पर चावल एक प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध है, सस्ता भी पड़ता है और जो लोग हैं उनका भरण पोषण भी कर लेता है। तो चावल भी चीन का प्रमुख खाद्यान्न रहा है, कृषि रही है, गेहूँ भी रही है, चाय और सोयाबीन। चाय जो है चीन में ही इसका पौधे का जन्म हुआ, चीन में ही इस पौधे का विकास हुआ और माना जाता है कि सर्वाधिक सबसे पहले चाय का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। चीन के पुराने वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर जो थे, वो हल्की सिर दर्द, बुखार इत्यादि या बदन दर्द आदि में चाय की पत्तियों को उबाल करके एक पेय के रूप में मरीज़ों को देते थे और इससे मरीज़ों में आराम मिलता था। तो एक दवाई के रूप में शुरू हुआ था चाय का पौधा, बाद में ये एक गर्म पेय के रूप में चीन में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। काफ़ी समय तक ये चीन में रहा और चीन से ये बाहर पौधा जा नहीं पाया, चीन के सख्त कानूनों की वजह से ये बाहर नहीं जा पाया। लेकिन जब ये बाहर गया तो ब्रिटेन में गया, ब्रिटेन में इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई और ब्रिटेन के बाद फिर इसको भारत लाया गया। तो भारत के जो इलाके चीन के साथ लगते थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह थे, वहाँ पर जब इस पौधे को लगाया गया तो उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बहुत अच्छा उसका विकास हुआ। नतीजा ये हुआ कि आज भारत विश्व के चाय के बाज़ार में टॉप 5 के देशों में शामिल है। चीन में जहाँ सबसे पहले हुआ था, उससे अधिक निर्यात चाय का हम कर रहे हैं। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, ये विश्व के कुछ प्रमुख चाय के महत्वपूर्ण उत्पादकों में शामिल हैं। तो चाय का जो फसल है बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है चीन के लिए। चीन में एक और कहावत फेमस है, 40 सदियाँ 5 मोती। चीन की जो कृषि है वो पिछले 40 साल से 5 फसलों को बहुत महत्व दे रही है, जिसे 5 मोती कहा जाता है। चावल, गेहूं, मिल्ट, जौ और सोयाबीन। राइस, व्हीट, मिल्ट इत्यादि जो है, सोयाबीन और जौ जो है वो प्रमुख फसलों के रूप में चीन में मानी जाती है। और 40 सदियाँ जिससे किसान जो है इन फसलों को प्रमोट कर रहा है और इनसे पैसा कमा रहा है, इनसे लाभ कमा रहा है, इससे अपना पेट पाल रहा है। ये 5 मोती, तो चीन की कृषि में इनको 5 मोती कहा जाता है, 5 पर्ल्स ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर। तो ये पर्ल हैं, 5 मोती हैं चीन की कृषि का। 25% चीन की जनसंख्या सीधे रूप में कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 25% जनसंख्या तो सीधे रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है डायरेक्टली, और अगर इनडायरेक्टली देखें तो भारी मात्रा में जो जनसंख्या चीन की है वो कृषि के साथ जुड़ते हुए कार्यों में बिजी रहती है। अगर हम मानचित्र देखें तो आप देखें कि जो नदी का डेल्टाई भाग है, हुआंगहू है, आपका यांगटीसी कियांग है, सी कियांग है, उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको चावल देखने को मिलता है, उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मृदा है, डेल्टाई भाग है, तो भारी मात्रा में आपको यहाँ पर चावल देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। उसके ऊपर जो है वो गेहूं का क्षेत्र है, जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का विकास देखा जा रहा है। तो जहाँ चावल है वहाँ गेहूं कम होती है और जहाँ गेहूं है वहाँ चावल कम होता है। चीन के मैप को देखने से ये प्रारूप समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये जो मैप है इसमें ये क्षेत्र जो है ये चाय का क्षेत्र है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र, थोड़ा ढाल वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है वो ज्वार भारी मात्रा में उगाई जा रही है। तो ये भी देख रहे हैं कि जहाँ चाय है वहाँ ज्वार कम है, जहाँ ज्वार है वहाँ चाय कम है। तो इस मानचित्र से हमको ये समझ में आता है कि चीन की कृषि के प्रारूप अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में तो चीन का कोई जवाब है नहीं। आप सब जानते हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश है जनसंख्या में, जिसकी जनसंख्या जो है वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है। भारत नंबर 2 पर आता है। अगर हम देखें तो
पॉपुलेशन के हिसाब से 1953 में जनगणना सबसे पहले PRC की हुई थी, जो चीन का नया नाम दिया गया था। इसकी जनसंख्या 2020 के हिसाब से 1.43 अरब है। 1.43 बिलियन जो है वो अरब जनसंख्या 2020 में मानी जाती है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या की 18.47% बनती है। कुल विश्व की जनसंख्या का 18.47 भाग चीन की जनसंख्या बनती है, अकेले एक देश की। अकेला चीन ही विश्व की 18.47% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। इसकी एवरेज डेंसिटी देखें, घनत्व, तो वो 153 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है, जो कि काफ़ी घना है। हालांकि इतना घना भी नहीं है जितना कि बाकी जगह है, क्योंकि यहाँ पर उजाड़ और मरुस्थलीय भाग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चीन की 60% जनसंख्या नगरीय है, अर्बन पॉपुलेशन है चीन की 60% जो है नगरों में निवास करती है। इसका मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या थोड़ी कम है। सेक्स रेशो यानी लिंग अनुपात अगर देखें तो चीन में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी चीन में लागू हो रखी थी, जिसकी वजह से इस सेक्स रेशो में गड़बड़ मानी गई, जिसमें कि मेल चाइल्ड को वहाँ पर प्रधानता दी गई, और जिसकी वजह से थोड़ा सा रेशो में गड़बड़ हो गया। तो देखेंगे 100 महिलाओं पर 104 पुरुष मिलते हैं, यानी पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएँ कम हैं। 100 महिलाएँ हैं तो उन पर 104 पुरुष मिलेंगे। ये सब चीन की जो नीति थी वन चाइल्ड पॉलिसी, उसका रिजल्ट था, जिसमें कि उन्होंने मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, और जो फीमेल चाइल्ड थी, जो गर्ल चाइल्ड था, उसको जो है कम वेटेज दिया गया। मैक्सिमम डेंसिटी अगर हम देखें चीन में, सर्वाधिक जो घनत्व है वो मिलता है हमको यांगटीसी के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में लगभग 2000 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर मिलता है। नदी घाटी है, उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। अभी हम मानचित्र का भी अध्ययन करेंगे। इसी में शंघाई जो है इस इलाके में सबसे बड़ा नगर माना जाता है, और दक्षिणी भाग में, चीन के दक्षिणी भाग में चीन की लगभग 59.2 पॉपुलेशन का निवास है। 59% पॉपुलेशन का निवास है। 59% जनसंख्या चीन की केवल चीन के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। उत्तरी भागों में मरुस्थलीय और पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है। 94% यहाँ की जनसंख्या में जो लोग मिलते हैं वो हान चीनी जाति के या प्रजाति के मिलते हैं, जो कि 94% ऑफ टोटल चाइनीज़ पॉपुलेशन के बनते हैं हान चीनी। अब अगर हम मानचित्र देखें तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर देखें तो ये जो सिंबल आपको देख रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 25 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया जो है, मरुस्थलीय भाग है, तिब्बत का भाग है, टकला मकान है, तारिम बेसिन है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये 25 व्यक्तियों से कम का है। यहाँ भी आपको कम देखने को मिल रहा है। बीच के क्षेत्र में जो है यहाँ पर 25 से 75 तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर ज़ेचेवान बेसिन और जो नदियों का जो उद्भव का केंद्र है, उस इलाके में अगर देखें तो 75 से 150 व्यक्तियों तक जनसंख्या घनत्व इस इलाके में मिलता है। उसके बाद नदियां जब ढलान में उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो ये मैदानी भाग जो थे यांगटीसी, कियांगसी, कियांग, वांगहू के मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व 150 से लेकर 300 तक मिलता है। और जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं इन क्षेत्रों पर जनसंख्या घनत्व 300 से अधिक देखने को मिलता है। तो अगर आप जनसंख्या इसके मानचित्र को देखें चीन के, तो आपको दिख रहा है कि भारी मात्रा में जो जनसंख्या घनत्व है वो दक्षिणी भाग में देखने को मिल रहा है। अगर हम चीन के उद्योग की बात करें, चाइनीज़ उद्योग की बात करें, तो चीन में जो है वो 48% चाइना की जीडीपी में इंडस्ट्रीज़ अपना रोल प्ले करती हैं, उद्योग अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से आती है, जिसके प्रमुख क्षेत्रों में है शंघाई है, जियानगू है और शानडोंग है, नानकिंग है। ये एरियाज़ जो हैं ये प्रमुख कॉटन टेक्सटाइल के क्षेत्र माने जाते हैं कि इस क्षेत्र में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल का भारी योगदान मिलता है। इसी प्रकार आयरन और स्टील इंडस्ट्री, चीन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। लौह इस्पात उद्योग बहुत पुराना उद्योग है, और इसमें वुहान, जिसे आप जानते हैं आजकल बहुत फेमस है, वुहान आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हब रहा है, एक भारी एरिया रहा है। शंघाई बहुत बड़ा नगर है, वो भी लौह इस्पात उद्योग का
प्रमुख कारण है। एक और क्वेश्चन आता है कि चीन की जनसंख्या में कि चीन का जो है आयरन और स्टील ट्रायंगल किसे कहा जाता है, लौह इस्पात उद्योग चीन का किसे कहा जाता है, तो वो है मकादेन त्रिभुज या त्रिशूल या त्रिभुज। मकादेन त्रिभुज जो है वो ये है जिसके एक तरफ शेन्यांग है, दूसरी तरफ फुशुन है और फिर अंशन नामक स्थान है। इन तीनों स्थानों में और इसके बीच में चीन की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े केंद्र बने हुए हैं, इसीलिए इसे चीन का जो है वो लौह इस्पात का त्रिभुज कहा जाता है। मकादेन जो है इसे चीन का मकादेन त्रिभुज को मकादेन त्रिशूल या मकादेन त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। शेन्यांग, फुशुन और अंशन नामक स्थानों को मिलाता हुआ ये एरिया बनता है। इसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रिक गुड्स या बिजली के जो गुड्स हैं, चीज़ें हैं, वो गुआंगझाऊ में काफ़ी बनती हैं। गुआंगझाऊ बंदरगाह भी है और यहाँ से पूरे विश्व को बिजली की चीज़ें निर्यात होती हैं। अगर आप भारत की बात करें कि भारत में जितनी भी बिजली की आप दिवाली पे लड़ियाँ लगाएंगे या लाइट्स चीन की रंग बिरंगी आती हैं या बिजली का जो और सामान आता है, बल्ब आते हैं, एलईडी आते हैं, एलसीडी आते हैं, दिवाली में लड़ियाँ और रंगीन जो रोशनियों वाली जो लाइटें होती हैं, वो सारी की सारी आप मान के चलिए गुआंगझाऊ से भारत तक आती हैं, गुआंगझाऊ बंदरगाह से निकल करके, और वो भारत को दी जाती हैं, जो कि भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक गुड्स का यहाँ पर व्यापार करता है। और हम लोग जो है वो सस्ती के चक्कर में सारा का सारा गुआंगझाऊ का माल खरीदते हैं। तो गुआंगझाऊ से बहुत ज़्यादा जो माल हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक गुड्स के रूप में, वो भारत में भी निर्यात होता है। हालांकि अब धीरे धीरे इसका जो है वो इंपोर्ट कम हो गया है, तो चाइनीज़ माल पर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने चाइना पार्ट 2 किया, इससे पहले की वीडियो में हमने चाइना पार्ट 1 किया था। आगे भी हम वीडियोस जारी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, दोबारा मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।